तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल की सीरीज में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले राइट जिनका नाम है हेरोल्ड पिंटर और उनके द्वारा लिखा गया एक प्ले यानी नाटक द बर्थडे पार्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरोल्ड पिंटर 10 अक्टूबर 1930 एंड 24 अक्टूबर 2008 ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है। ब्रिटिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर। A Nobel Prize winner in 2005, born in Hackney. इनका जन्म हैकनी में हुआ था। He attended the Royal Academy of Dramatic Art in 1948. His plays explore the anxiety of life in the second half of the 20th century. His dialogues often involve terse and fretted with menace. He was a master of claustrophobia. क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है एकांत महता। जब किसी व्यक्ति के अंदर एकांत में रहने की धुन सवार रहती है, कंटिन्यू वो अकेलेपन में अपना जीवन बताता रहता है, तो उसके अंदर यह बीमारी होती है। इट इज़ अ डिसीज, अ काइंड ऑफ डिसीज, क्लस्ट्रोफोबिया। द टर्म पिंटरेस्क, ये पिंटरेस्क स्टाइल को लिखने वाले हैं पिंटर, हेरोल्ड पिंटर। इनकी एक अलग प्रकार की स्टाइल थी जिसको पिंटरेस्क बोलेंगे। First used in 1960, describes a wide variety of recurring themes in Pinter's play, having to do with the implications of threat and a strong feeling produced through colloquial language, apparent triviality and long pauses. पिंटरेस्क शब्द का पहली बार 1960 में इस्तेमाल किया गया था, जो पिंटर के नाटकों में आवर्ती विषयों की एक विस्तृत विविधता या विविधता का वर्णन करता है, जो बोलचाल की भाषा, स्पष्ट तुच्छता और लंबे विराम के यानी कि लॉन्ग पाजेज के माध्यम से उत्पन्न खतरे और मजबूत भावना के निहितार्थ से संबंधित है। इन पिंटरेस्क स्टाइल यूज ऑफ colloquial लैंग्वेज, न्यूमरस glitches, unpolished grammar and illogical syntax creates a dialogue that reflects a day-to-day speech. पिंटरेस्क शैली में बोलचाल की भाषा, कई क्लिचेस इसमें शामिल हैं, अपरिष्कृत व्याकरण है, गलत व्याकरण का यूज करना, अतार्किक वाक्य विन्यास का उपयोग करना, जैसे संवाद बनाना, और दिन प्रतिदिन की बातचीत को दर्शाता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैमुअल बेकेट से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे हेरोल्ड पिंटर। हिज अर्लियर प्लेज वर लेबल्ड एज कॉमेडी ऑफ मैनस। जो आरंभिक प्लेस थे, नाटक थे, वो एक लेवल उनका पड़ा हुआ है जिसका नाम है कॉमेडी ऑफ मैनस, और दूसरा है उनके ओवर्टली पॉलिटिकल। कॉमेडी ऑफ मैनस, व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मैनस? कॉमेडी ऑफ मैनस क्या होता है? रिफर्स टू द प्ले दैट क्रिएट ह्यूमर थ्रू इंसल्ट, वल्गरिटी एंड कॉम्प्लेक्स लैक ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं इल मैनर्ड वे। कॉमेडी ऑफ मैनस उन नाटकों को संदर्भित करता है जो अपमान, अश्लीलता और संपत्ति की कमी के माध्यम से हास्य पैदा करते हैं अशिष्ट तरीके से। ही सेज, पिंटर का कहना था कि आई हैव नेवर बीन एबल टू राइट अ हैप्पी प्ले बट आई हैव बीन एबल टू एंजॉय अ हैप्पी लाइफ। ही इन्वेस्टेड इन द प्ले विद एन एटमॉस्फियर ऑफ हॉरर, फियर एंड अ मिस्ट्री। नेक्स्ट, हिज वन एक्ट प्ले द रूम, विक्टोरिया स्टेशन, अ नाइट आउट ड्वार्फ, द कलेक्शन, साइलेंस, द बेसमेंट, द डम्ब, वाटर, टी पार्टी, लैंडस्केप, द लवर, नाइट स्कूल, फैमिली वॉइसेस एंड मूनलाइट। नेक्स्ट इनका प्ले है द बर्थडे पार्टी, जो लिखा है 1957। द बर्थडे पार्टी इज द सेकेंड फुल लेंथ प्ले, याद रखना, सेकेंड फुल लेंथ प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर, रिटन इन 1957, फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंडन बाय एनकोर्स पब्लिशिंग इन 1959 में ये पब्लिश हुआ। किसमें? एनकोर्स पब्लिशिंग हाउस में। It is one of his best known and most frequently performed plays. यह नाटक उन सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक बार खेले जाने वाले नाटकों में से है। कुछ नाटक जो परफॉर्म किए जाते हैं स्टेज पर, उनमें से सबसे ज़्यादा ये उस समय का है नाटक। In the setting of a run-down seaside boarding house, a little birthday party is turned into a nightmare on the unexpected arrival of two sinister strangers. एक जीर्ण सी समुद्र तटीय बोर्डिंग हाउस की सेटिंग में है, ये सेटिंग है बोर्डिंग हाउस। दो भयावह अजनबियों के अप्रत्याशित आगमन का एक छोटी सी जन्मदिन की पार्टी एक दुख स्वप्न में बदल जाती है। देखा है, इट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड प्लेस। दिस प्ले हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी ऑफ मैनस।
कैरेक्टराइज्ड बाय पिंटरेस्क एलिमेंट्स। पिंटरेस्क इन्होंने ही जो हेराल्ड पिंटर की जो एक स्टाइल और एलिमेंट्स थे उसको पिंटरेस्क स्टाइल अलग से बोला गया। सच एज एम्बिगुअस आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन्स ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड डार्क पॉलिटिकल सिंबलिज्म। Pinter began writing The Birthday Party in the summer of 1957 while touring in Doctor in the House. He later said, I remember writing the big interrogation scene in a dressing room in Leicester. उन्होंने कहा था बाद में कि मुझे लिसेस्टर के ड्रेसिंग रूम में पूछताछ का बड़ा दृश्य लिखना याद है आज भी। कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, पीटी अ मैन इन हिज 60s, मैग अ वुमन इन हर 60s, 60 साल के हैं। स्टैनले अ मैन इन हिज लेट 30s, ही प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले स्टैनले। नेक्स्ट कैरेक्टर लुलू, अ गर्ल इन हर अर्ली 20s, 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। गोल्डबर्ग अ मैन इन हिज 50s, यानी कि लगभग 50 साल का व्यक्ति है। मैकन लगभग 30 ईयर्स का है। जनरा मीन्स विदा क्या है। द बर्थडे पार्टी has been described, some say pigeonholed by Irving Wardle and later critics as a comedy of meanness, and by Martin Esslin as an example of the theatre of the absurd. Martin Esslin ने उसको theatre of the absurd दिया नाम, और द बर्थडे पार्टी जो इरविंग वार्डले ने बाद में आलोचकों ने कॉमेडी ऑफ मेनस के रूप में इसको नाम रखा। इट इंक्लूड्स सच features as the fluidity and ambiguity of time, place and identity, and the disintegration of language. इसमें समय, स्थान और पहचान की तरलता और अस्पष्टता तथा भाषा का विघटन जैसी विशेषताएं शामिल हैं। थीम ऑफ द प्ले, ambiguity, meaningless and absurdity मीन्स अस्पष्टता, अर्थहीनता और बेतुकापन पहली ये थीम है। वेरी फ्यू डिटेल्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेरिएबल इन हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, अ प्ले अबाउट अ स्पॉन्टेनियस बर्थडे पार्टी दैट क्विकली टर्न्स डार्क. In fact, most of what the characters present as fact is later contradicted or ignored. हैरोल्ड पिंटर की बर्थडे पार्टी में बहुत कम विवरण सीधे या सत्यापित करने योग्य है। यह एक सहज जन्मदिन की पार्टी के बारे में एक नाटक है जो जल्दी ही अंधेरे में बदल जाती है, टर्न्स इनटू डार्क। वास्तव में अधिकांश जो चरित्र तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं बाद में उनका खंडन किया जाता है या उनको अनदेखा कर दिया जाता है। नेक्स्ट थीम है गिल्ट एंड ट्रांसग्रेशन। Throughout the birthday party, Pinter portrays Stanley as a character saddled with guilt. Indeed, he casts Stanley as a man with a potentially unsavory past, one he is eager to leave behind by moving into P.T. and Meg's boarding house. The birthday party, पिंटर ने स्टैनले को अपराध बोध से ग्रस्त एक चरित्र के रूप में चित्रित किया है। वास्तव में उन्होंने स्टैनले को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिसका अतीत संभावित रूप से अप्रिय है, जिसे वह पीटी और मेग के बोर्डिंग हाउस में जाकर पीछे छोड़ना चाहता है। नेक्स्ट थीम ऑर्डर, कैश एंड सैनिटी। इन द बर्थडे पार्टी मेग adheres to a strict daily routine, one that imposes a pattern not only into her own life but into the entire boarding house. व्यवस्था, अराजकता और विवेक। द बर्थडे पार्टी मेग एक सख्त दैनिक दिनचर्या का पालन करती है जो न केवल उसके अपने जीवन पर बल्कि पूरे बोर्डिंग हाउस पर एक पैटर्न लागू करती है। In fact, she devotes herself so wholeheartedly to establishing this sense of order that she forces orders like Stanley to play alone. वास्तव में वह इस व्यवस्था की भावना को स्थापित करने के लिए खुद को इतने पूरे दिल से समर्पित करती है कि वह स्टैनली जैसे अन्य लोगों को भी साथ खेलने के लिए मजबूर करती है। For Stanley, this commitment to order is perhaps stabilizing, considering that he only starts to go crazy once Goldberg and Macon disrupt the regimented world of the boarding house. स्टैनली के लिए यह व्यवस्था के प्रति
यह प्रतिबद्धता शायद स्थिरता लाने वाली है, यह देखते हुए कि वह तभी पागल होना शुरू कर देता है जब गोल्डबर्ग और मैकेन बोर्डिंग हाउस की नियमित दुनिया को बाधित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी थीम की आइसोलेशन, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। द बर्थडे पार्टी स्टैनली वेबर लिव्स फॉर अ ईयर इन आइसोलेशन इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम हिज पास्ट। बर्थडे पार्टी में स्टैनली वेबर अपने अतीत को छिपाने के लिए 1 साल से एकांत में रह रहा है। एज ही हेल्प्स up in Meg and Petey's boarding house, he presumably enables himself to lead the life he wants without having to reckon with whatever it is he did that forced him to disappear in the first place. जब मेग पीटी के बोर्डिंग हाउस में छिप जाता है, जब वह क्या स्टैनली क्या करता है, मेग और पीटी यहाँ पर होल्स लिखा हुआ है, होल्स में छिप जाना। जब वह मेग और पीटी के बोर्डिंग हाउस में छिप जाता है तो वह संभवतः खुद को वह जीवन जीने में सक्षम बनाता है जो वह चाहता है, बिना वह सोचे कि उसने जो भी कुछ भी किया अपने पास्ट लाइफ में उसके कारण उसे पहले स्थान पर गायब होना पड़ा है। कंप्लेसेंसी मीन्स आत्मसंतुष्टि। Perhaps the most pessimistic aspect of the birthday party is that the only alternative Pinter gives to chaos and confusion is a life of apathy and complacency. शायद बर्थडे पार्टी का सबसे निराशावादी पहलू यह है कि अराजकता और भ्रम के लिए पिंटर द्वारा किया गया एकमात्र विकल्प उदासीनता और आत्मसंतुष्टि का जीवन है। The play's opening sets this up. Petey and Meg reveal a comfortable but bland life in which they talk in pleasantries and ignore anything of substance. नाटक की शुरुआत में पीटे और मेग एक आरामदायक लेकिन नीरस जीवन का खुलासा करते हैं जिसमें वे विनम्रता से बातचीत करते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण बात को अनदेखा भी कर देते हैं। स्टैनली माइट बी मोर एग्रेसिव दैन दे आर, but he too has clearly chosen the safety of complacency as he makes no effort to change his life. His lethargic lifestyle reflects the attraction comfort has for him. स्टैनली उनसे ज़्यादा आक्रामक हो सकता है लेकिन उसने भी स्पष्ट रूप से आत्मसंतुष्टि की सुरक्षा को चुना था क्योंकि वह अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करता है। उसकी सुस्त जीवन शैली उसके लिए आराम के आकर्षण को दर्शाती है। नेक्स्ट, वायलेंस। द बर्थडे पार्टी इज फुल ऑफ वायलेंस बोथ फिजिकल एंड इमोशनल, ओवरऑल सजेस्टिंग दैट वायलेंस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। बर्थडे पार्टी शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की हिंसा से भरी हुई है। कुल मिलाकर यह सुझाव देती है कि हिंसा जीवन का एक लक्ष्य है। The violence is doubly affecting because the setting seems so pleasant and ordinary. Most of the men show their potential for violence, especially when provoked. हिंसा क्या होती है? डबली हिंसा दोगुनी प्रभावशाली है क्योंकि सेटिंग बहुत ही सुखद और साधारण लगती है। ज़्यादातर पुरुष हिंसा की अपनी क्षमता दिखाते हैं, खासकर जब उन्हें उकसाया जाता है, एक्साइट किया जाता है। स्टैनली इज क्रूअल and vicious towards Meg, but much more cowardly against other men. Both Macon and Goldberg have violence outburst no matter how hard they try to contain themselves. स्टैनली मेग के प्रति क्रूर और क्रूर है, क्रूरतापरक व्यवहार भी कर देता है कभी कभी, लेकिन अन्य पुरुषों के प्रति बहुत ही अधिक कायर भी है। मैकन और गोल्डबर्ग दोनों ही हिंसक हो जाते हैं चाहे वे खुद को नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश करें। नेक्स्ट है सिंबलिज्म। थीम के बाद आता है सिंबलिज्म। द ड्रम सिंबलिज्म, द न्यूज़पेपर, ये सिंबलिज्म है। सिंबल्स हैं इस प्ले में यूज किए गए पिंटर के द्वारा। द ड्रम दैट मेग गिव्स टू स्टैनली फॉर हिज बर्थडे इज अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर फॉन्डनेस फॉर ऑर्डर। व्हेन स्टैनली फर्स्ट unwraps the gift को जब खोलता है, she urges him to play it, encouraging him. He slings it around his neck and marches in circles about the table, rhythmically banging the drums as he goes. जो मैग स्टैनली को उसके जन्मदिन पर देती है वो ड्रम है, तो मैग देती है लेकिन लुलू लेकर के आती है। वह व्यवस्था के प्रति उसके प्रेम का स्पष्ट प्रतिनिधित्व करता है। जब स्टैनली पहली बार उपहार खोलता है तो उसे बजाने के लिए कहती है, उसे प्रोत्साहित करती है। जब वह उसे अपने गले में टांगता है, लटका लेता है स्टैनली, तो
जो है मेज के चारों ओर गोल गोल घूम घूम करके बजाने लगता है और लयबद्ध तरीके से ड्रम बजाता है। नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर। The newspaper that PT reads every morning represents a conformity. When Mac tears up the paper, it represents a chaos. अखबार भी है प्रतीक। तो पीटी क्या करता है? पीटी हर सुबह अखबार पढ़ता रहता है, क्योंकि बोर्डिंग हाउस में जो अखबार आते हैं पीटी सुबह अखबार पढ़ता है, अनुरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। जब मैकेन अखबार को फाड़ देता है तो वह अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, मिरर reflect reality back to us, but everything in the play is not reflecting the truth in the play. Mirrors are symbols that represent the inability of man to see their true selves. दर्पण जो दिखाया गया है वास्तविकता को हमारे सामने परिवर्तित करते हैं, लेकिन सब कुछ सच्चाई के रूप में नहीं, लेकिन दर्पण प्रतीक के रूप में दिखाया है, जो पुरुषों की वास्तविक पहचान को देखने में असमर्थता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस। जो सिंबल है इसमें ब्लाइंडनेस, स्टेनलीज ग्लासेस आर डिस्ट्रॉयड लीविंग हिम ब्लाइंड एंड कन्फ्यूज्ड। स्टेनली का जो चश्मा नष्ट हो जाता है, जिससे वह अंधा और भ्रमित भी हो जाता है। तो ये प्रतीक है, जिससे उसका चश्मा हट जाता है तो भ्रमित हो जाता है। मीन्स उसके जीवन का जो निश्चितता और जो रियलिटी वास्तविकता जो सामने आ जाती है, तो वह उन सब चीज़ों से दूर हटना चाहता है, तो भ्रमित और अंधा होना चाहता है। इस तरीके से हो भी जाता है। इसमें मेन पॉइंट्स, फैक्ट्स, थीम और सिंबल्स दिए थे। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।